स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 साइंस 2 का सेकंड पार्ट। ओके, इस लेसन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं। पेज नंबर 5 से स्टार्ट है और हम पढ़ रहे थे एविडेंसेस। इसमें हमारा थर्ड पार्ट आ रहा है वेस्टिजियल ऑर्गन का। डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो यूजलेस ऑर्गन है उसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज पॉसिबल नहीं है उसके अंदर कि सडनली कोई अचानक कोई न्यू टिश्यू डेवलप्ड हो जाए। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन जो होता है वो ग्रेजुअली चेंज करता है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का यूजफुल है किसी सर्टेन सिचुएशन में, तो सेम स्ट्रक्चर किसी डिफरेंट सिचुएशन में हमारे लिए शायद यूजफुल ना हो, यूजलेस हो, इवन हार्मफुल भी हो सकता है। सच स्ट्रक्चर्स बिगिंस टू डीजेनरेट, और ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर, लेकिन डिसअपियर होने के लिए उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। सच ऑर्गन आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपीरियंस, और इसमें बहुत सारे फेज हैं। सच ऑर्गन नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म है तो फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म है। मतलब कोई चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नॉन फंक्शनल है तो हो सकता है कि किसी दूसरे में फंक्शनल हो। इट इज़ नॉट वेस्टिजियल, मतलब किसी में वेस्टिजियल है तो किसी में वेस्टिजियल नहीं भी हो सकती है। जैसे अपेंडिक्स यूजलेस टू ह्यूमन है, ठीक है ना, बट यूजफुल और फुल्ली फंक्शनल फॉर ऑर्गन है इन रूमिनेंट्स। मसल्स ऑफ एयर पिना यूजलेस टू ह्यूमन है लेकिन यूजफुल है मंकी के लिए। तो वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक टेल बोन, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन से रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला ही है कि कोई भी चीज़ बॉक्स में होती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, इसे हम असाइनमेंट कहते हैं और इसके हम सेपरेट लेक्चर्स लेते हैं। बट नेक्स्ट है हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अक्सर ये माइंड में हमारे क्वेश्चन आता है कि विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। हम बोलते थे मिलियंस ऑफ ईयर अगो ऑर्गेनिज्म थे, तो माइंड में आता है वो कौन थे। ओके, तो ये जो सीक्रेट है ये हिडन इन द अर्थ है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बरीड हो चुके हैं अर्थ के अंदर, इसलिए ये सीक्रेट अर्थ के अंदर हिडन है, हम कह रहे हैं। फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, कोई वॉल्केनो आता है, जो रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन्स प्रिजर्व। तो जो भी इसका रिमेन्स हैं, रेमनेंट्स हैं, इम्प्रेशंस हैं, ये प्रिजर्व हो जाते हैं अंडरग्राउंड। ओके, इसी को फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन का। अब स्टडी ऑफ फॉसिल्स कैसे होती है? कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल्स और प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ। जब भी कोई प्लांट और एनिमल मर जाता है, पेरिश हो जाता है, तो कार्बन कंजप्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, नाउ कार्बन 14, कार्बन 12, ये रेशियो एक मेथड है जिससे आप उसका वो टाइम फाइंड कर सकते हैं। सिंस द डेथ ऑफ अ प्लांट और एनिमल्स कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब जब वो प्लांट और एनिमल डेथ हुआ था और कार्बन कंजप्शन वहाँ पर स्टॉप हो गया, कार्बन डेटिंग कहते हैं। इट इज़ यूज इन द पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ होता है। इससे एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स हम जान सकते हैं। मतलब कोई भी फॉसिल्स हमें मिला है, हम उसकी एज जानना चाहते हैं, तो कार्बन डेटिंग इज़ द मेथड जिससे आप जान सकते हैं कि इसकी एज क्या रही होगी, क्योंकि कब ये डेथ हुआ है और फिर जो कार्बन कंजप्शन था उस प्लांट और एनिमल में वो उसकी डेथ पे स्टॉप हो गया था। तो आप उसकी स्टडी करके कार्बन डेटिंग मेथड से जान सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ओल्ड हो सकती है। ओके, एंड बाय दिस टेक्निक ये बहुत इजी हो गया है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अर्स्ट वाइल ऑर्गेनिज्म की, कोई ऑर्गेनिज्म जो बहुत पहले थे उसके भी। इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि वर्टिब्रेट्स स्लोली ओरिजिनेट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स हुए हैं, ठीक है ना। इनवर्टिब्रेट्स धीरे धीरे ना आपको वर्टिब्रेट्स का है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कनेक्टिंग लिंक्स। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो करते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ओके,
दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसा हो सकता है कि वो दो डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, बट स्टिल दे शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। कैसे? पैरिपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है, थिन क्यूटिकल्स हैं इसके पास, एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रैक्यूल रेस्पिरेशन होता है और इवन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू एंथ्रोपोड्स भी होता है। तो इसी तरह से हमें पता चलता है जो डक बिल्ड प्लैटिपस हैं वो ले करते हैं एग्स लाइक रेप्टाइल्स और शो करते हैं रिलेशनशिप विद मैमल्स। दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। इससे पता चलता है। तो दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। ऑल एम्ब्रोयोज shows extreme similarities during initial stage। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आपको ये सब एक जैसे दिखेंगे, ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेज में देखिए सिमिलर दिख रहे हैं, सेकंड में भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, बट थर्ड में आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। कोई फिश है, कोई टॉर्टॉइज है, कोई काव है, कोई मैन है। ओके, तो ग्रेजुअली सिमिलैरिटी डिक्रीज होगी और सिमिलैरिटीज इनिशियल स्टेज कॉमन ओरिजिन हमें बताती है। तो दिस इज अवर एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस कि हमारे एंसेस्टर या हमारा ओरिजिन कॉमन है, ये हमें इससे पता चलता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, चार्ल्स डार्विन, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, कलेक्टेड इन्यूमरेबल स्पेसिमेन इन्होंने लिए थे और अपनी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने पब्लिश भी किया है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उनकी एक बुक भी है इसके ऊपर जिसका टाइटल ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या स्पीसीज। ओके, ऑल द ऑर्गेनिज्म कम्पीट विद ईच अदर। वो कह रहे हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया में जितने भी हैं, जो भी जिसके अंदर लाइफ है, वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। ओके, उनमें कॉम्पिटिशन हो रहा है और जो इस कॉम्पिटिशन को फेस करेगा और अपने आप को फिट करेगा वो सस्टेन करेगा। बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव। क्योंकि हमारी नेचर उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है जो अपने आप को फिट कर लेते हैं लिविंग के लिए, और जो अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं वो पेरिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पेरिश। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म प्रोडक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू द न्यू स्पीशीज। अब जो सस्टेन करेंगे ऑर्गेनिज्म वो न्यू स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, डार्विन थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बट सम ऑब्जेक्शन भी यहाँ पर रेज्ड होते हैं इसकी थ्योरी पर। मतलब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी तो इसने बताई, ओके नो प्रॉब्लम, बट कुछ ऑब्जेक्शन भी हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही एक फैक्टर नहीं है, तो ये एक इसका ऑब्जेक्शन है। नंबर 2, डार्विन ने हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि यूज़फुल और यूजलेस मॉडिफिकेशंस क्या होती है, उसके बारे में उसने हमें डिड नॉट मेंशन एनीथिंग। और नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो चेंज एंड एब्रप्ट चेंज। कोई चीज़ जो बड़ी स्लोली चेंज हो या कोई चीज़ अचानक एब्रप्टली चेंज हो जाए, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दीज ऑब्जेक्शन, डार्विन की वर्क आज भी एक माइलस्टोन है। जीन बैप्टाइज लेमार्क ने हमें प्रपोज किया था मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एवोल्यूशन। उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन भी बताया था। और इसके लिए वो जो जिराफ की स्टोरी आपने सुनी होगी कि जिराफ की नेक क्यों इतनी बड़ी है, यहाँ फोटो भी है जिराफ का, देखिए जिराफ या जिराफ जो भी आप कहते हैं। ओके, कि वो किस तरह से ब्रॉस कर रहा था, ब्राउजनिंग, ठीक है ना, द लीव्स को खाता था टॉल प्लांट के, और फिर उसकी नेक एक्सटेंड हो गई फॉर सेवरल जनरेशन। सिमिलरली शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट करने की वजह से। या विंग्स ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच और ईमू क्यों वीक हो गए, क्योंकि वो उसको यूज़ नहीं करते। या लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैन और डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग के लिए हैं, वो उससे कोई दूसरा काम नहीं कर सकते,
ओके, स्नेक है, उसने अपने लेग्स को क्यों लॉस्ट कर दिया? स्नेक के लेग्स थे वो लॉस्ट हो गए, तो क्यों मॉडिफाई हो रही हैं ये सारी ऑर्गन्स, क्यों चेंज आ रहे हैं? ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब, एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ये है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म एक्चुअल था तो उसके अंदर वो कैरेक्टर नहीं था, लेकिन उसके यूज या डिसयूज के हिसाब से जो चेंज आया, इसलिए इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं, लेमार्किज्म कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, डिजेनरेशन ड्यू टू नो यूज was widely accepted, but transferring of those character from generation to generation was rejected। मतलब इस बात को तो एक्सेप्ट किया गया कि यस पॉसिबिलिटी है कि डिजनरेशन हो किसी ऑर्गन के यूज़ या नो यूज़ पर, बट वो एक्वायर्ड कैरेक्टर बाद में ट्रांसफ़र हो जाए टू अदर जनरेशन, ये बात रिजेक्ट कर दी गई, इसको नहीं माना गया, क्योंकि मैनी टाइम्स ये बात वेरीफाई हो चुकी है कि जो मॉडिफिकेशन हमारे अंदर होता है वो ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन नहीं होता, इसलिए लेमार्क की थ्योरी डिसप्रूव्ड हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीसिएशन। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। ऑर्गेनिज्म है जो फर्टाइल इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ईच स्पीशीज ग्रो इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। हर किसी स्पीशीज़ की अपनी जोग्राफिकल कंडीशन है, फूड, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन, हैबिटाट मतलब जहाँ रहते हैं, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी एंड पीरियड इज़ डिफरेंट। जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम अर्लियर वन। बिसाइड्स जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मतलब जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वन। जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है, बट इसके साथ साथ जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन, इन दिस एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर। एक पिक्चर है नीचे, उससे आप इसे समझेंगे। ओके, At the time, monkey-like last dinosaur disappeared approximately 7 करोड़ years पहले डायनासोर डिसअपियर हो गए। At the time, monkey-like animal फिर evolved हुआ। Okay, and these monkey-like animals of Africa is said to be disappeared about 4 करोड़ years ago। पहले ये disappeared हो गए, तो they developed into enlargement of brain, their hands वर ऑल्सो इम्प्रूव। मतलब इस एनिमल के ब्रेन थोड़ा एनलार्ज होता है और हैंड इम्प्रूव होता है। एप लाइक एनिमल्स वर इवॉल्व देन। मीन वाइल दीज एप लाइक एनिमल्स रीच द साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया, जब ये एनिमल ये पहुंचा, ये क्रिएचर, एंड फाइनली इवॉल्व इनटू गिबन एंड ओरेंगुटन। ये भी सब नाम आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली ऑफ, जो मंकी की फैमिली है आप कह सकते हैं, उसे एप फैमिली है। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टे रहे अफ्रीका में, एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला और चिंपैंजी इवॉल्व हुए अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स पहले। एक स्टोरी टाइप है, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। एंड 2 करोड़ ईयर्स अगो जो स्पीशीज डेवलप्ड हुई है एप में से, उसने अपने हैंड को प्रॉपरली यूज़ फॉर ईटिंग फूड और अदर वर्क के लिए यूज़ करना स्टार्ट करा। दोज एप स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड। अब ये ज़मीन पे रहने लगे, लैंड रीजन में रहने लगे, और एज अ फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, क्योंकि उस टाइम पे ड्यू टू ड्राई इन्वायरमेंट बहुत सारे फॉरेस्ट डिक्लाइन हो गए थे, तो अब ये लैंड में रहने लगे आके। ओके, एंड इनका पोस्चर थोड़ा इरेक्ट था और इनके हैंड जो थे वो ज़्यादा बेटर यूज़ होने लगा हैंड का। ओके, फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल विद इरेक्ट पोस्चर विच वर यूजिंग देयर हैंड इवॉल्व 2 करोड़। ये पूर्व बता दिया मैंने आपको कि 2 करोड़ ईयर्स अगो पहले जो इरेक्ट पोस्चर वाला एनिमल था, जिसका हैंड बेटर ही काम कर रहा था, वो आपका 2 करोड़ ईयर्स पहले डेवलप्ड हुआ। फिर आफ्टरवर्ड दिस एप ग्रो अप इन साइज, मोर इंटेलिजेंट हो गया ये एप। ओके,
एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 40 lakhs ईयर. Now the morphology of these human-like animals started to appear like to be members of the genus Homo. 20 lakhs ईयर अगो, 20 लाख साल पहले, अब जो ह्यूमन डेवलप्ड होते होते स्किल्ड ह्यूमन उसके अंदर डेवलप्ड हो गए. एंड 15 लाख साल पहले ह्यूमन वॉकिंग और इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व्ड. मतलब वो सीधा होने लगा धीरे धीरे, और इस तरह से उसका ब्रेन भी एनलार्ज होने लगा, उसकी एक्टिविटीज़ भी बेटर होने लगी, अब उसकी वॉकिंग भी बेटर होने लगी और पोस्चर भी इरेक्ट हो गया. इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना इंडोनेशिया ऑफ एंशिएंट कॉन्टिनेंट. इंडिया, चाइना और इंडोनेशियन कॉन्टिनेंट्स में एग्जिस्ट करते थे, ऐसा हमें मालूम पड़ता है. एवोल्यूशन अपराइट मैन जो है या डेवलपिंग द ब्रेन है वो पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर अगो है. फिर उसने डिस्कवरी ऑफ फायर किया. ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन had been sufficient evolved to extend that it could be considered as a member of the class wise men. फिर इसको हमने होमो सैपियन वाइस मैन मान लिया और ये मैन था 50,000 ईयर्स बैक. नेंडरथल्स जो थे फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन आप कह सकते हैं. क्रो-मैग्नन इवॉल्व हुए 50,000 ईयर्स अगो एंड 10,000 ईयर्स अगो फिर ह्यूमन लाइफ ऐसे चलते चलते मैन 10,000 years ago wise men started to practice the agriculture. इसने एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी एंड कैटल्स को रियर्ड करना, पालना और सिटीज़ को बनाना और कल्चरल डेवलपमेंट करना. आर्ट ऑफ राइटिंग 5,000 years ago है पहले, और मॉडर्न साइंस इमर्ज हुआ है 400 years ago एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टैब्लिश्ड हुई अबाउट 200 years ago. Still we are searching the details of the roots of human ancestry. इतना पढ़ने के बाद, इतना होने के बाद भी हम आज roots of human ancestry की सर्च कर रहे हैं, उसकी डिटेल जानना चाहते हैं या उसकी स्टडी कर रहे हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 1 साइंस 2 SSC महाराष्ट्र बोर्ड. मैंने टेक्स्ट बुक से अंडरलाइन करके मेन पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया है इन सिंपल लैंग्वेज. ओके, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन किया है. आपका काम है इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं. मतलब एटलीस्ट हेडिंग लिख के कुछ पॉइंट्स 2-4 लिखें. और जिनके पास अगर रेडीमेड अवेलेबल है, उनके पास कोई मटेरियल डाइजेस्ट ये वो प्रेफर अगर करते हैं तो वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग से कर सकते हैं. और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही बोर्ड में आने वाले हैं मैक्स टू मैक्स. ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो आप मार्क कर लीजिए. मैंने मार्क कर दिया है और बाकी मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट इसमें मार्क कर दिया है तो देख लीजिए. ओके, और इसे मार्क अपने टेक्स्ट बुक में कर लीजिए. जिसको मैंने ऑरेंज स्केच से सर्कल किया है, बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4 ABCE, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का ACE. थैंक यू.